अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8। हमारा जो यूनिट नंबर 8 है उसकी एक ही एक्सरसाइज है। लॉजिक के नेम से जो हमारा यूनिट है उसकी एक ही एक्सरसाइज है और इसी के अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने कवर करना है। ठीक है, 16 क्वेश्चंस हैं और उसके पार्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस और कुछ प्रूफ्स और ट्रुथ टेबल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो है एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है MCQs और क्वेश्चन नंबर 2 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। अब ये जो हमें पार्ट्स दिए हैं उन्होंने 4 पार्ट्स दिए हैं। इसको हमने फर्स्ट पार्ट को क्या, इसका हमने कन्वर्स भी लेना है, इनवर्स भी लेना है और कंट्रापोजिटिव भी लेना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, ये हम कर लेते हैं। इस तरह हमने टेबल की फॉर्म में इसको शो कर लेना है ताकि हमें करने में आसानी हो। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो गिवन कंडीशंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब इसका हमने कन्वर्स लेना है। तो कन्वर्स क्या होता है, इसका उलट होता है। निगेशन ऑफ P है, P की जगह पे आ जाएगा Q। ठीक है, और Q की जगह पे P आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहले Q था तो अब Q स्टार्ट में आ गया और P निगेशन ऑफ P बाद में आ गया। ये इसका कन्वर्स बन गया। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसका भी हमने कन्वर्स इसी तरह ले लेना है। P इस साइड पे आ जाएगा और Q इस साइड पे। थर्ड पार्ट में निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q दिया गया है, तो इसमें भी कन्वर्स जब लेंगे तो Q इधर आ जाएगा और P इस साइड पे आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में भी अब यहाँ पे P इधर आ गया और Q इस साइड पे आ गया, तो ये हमने कन्वर्स ले लिया सारे पार्ट्स के। इसी तरह इन्वर्स अब लेना है हमने। इन्वर्स भी, इसके इन्वर्स में क्या होगा, निगेशन ऑफ P है तो इसका उलट क्या हो जाएगा P। अब Q है तो इसका निगेशन क्या होगा, इन्वर्स क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q। ठीक है, निगेशन P था, नॉट P था तो P आ गया, Q था तो नॉट Q आ गया। अब यहाँ पे Q और P है तो इसका निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P आ जाएगा। इसकी ना तो साइड चेंज होगी ना ही जो है ये रिप्लेस होंगे एक दूसरे की जगह पे। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट है, यहाँ पे निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q दिया है। अब इसका इन्वर्स लेना है तो हम इसका क्या लेंगे, निगेशन ऑफ P है तो P आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q है तो Q आ जाएगा। इसी तरह हमारा फोर्थ पार्ट। अब कंट्रा पॉजिटिव क्या है, कंट्रा पॉजिटिव में हमने एक तो इसकी साइड भी चेंज हो जाएगी और दूसरा इसकी कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे निगेशन ऑफ P है तो यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ Q और जगह भी चेंज हो जाएगी, यानी कि Q इस साइड पे है तो Q इस साइड पे आ जाएगा। एक तो इसकी जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी और दूसरा इसका साथ निगेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, जब कंट्रा पॉजिटिव लेना है हमने तो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज, यहाँ पे निगेशन ऑफ P था तो P आ जाएगा। ओके, इसमें 2 हमारे पास स्टेप्स होने हैं। एक तो हमने इसका कन्वर्स भी ले लेना है और दूसरा हमने इसकी पोजीशन भी चेंज कर देनी है। इसी तरह Q इम्प्लाइज P है तो P इधर आएगा लेकिन निगेशन के साथ। ठीक है, Q इधर जाएगा लेकिन निगेशन ऑफ Q आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q है, जब ये इधर आएगा तो Q आ जाएगा। ठीक है, और जब ये P इस साइड पे जाएगा निगेशन ऑफ P तो P रह जाएगा। इस तरह ये कंट्रा पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह सॉल्व हो गया। इसके सारे पार्ट्स मैंने इस तरह एक ही जगह पे सॉल्व कर दिए, बजाय इसके कि बार बार लिखे कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव, तो मैंने एक ही ब्लॉक में जो है इसके सारे पार्ट सॉल्व कर दिए।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो हमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है या आप कह लें कि जो वैल्यूज़ दी हैं इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें पी और क्यू 2 हमें स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंग जो है ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए एक तो चीज़ चाहिए हमें पी और क्यू चाहिए, उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें चाहिए पी एंड क्यू, ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद अगला कॉलम बन जाएगा इसका पी एंड क्यू के साथ हम एंड क्यू का बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉलम्स हमारे बन जाएंगे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू भी बनाएंगे। तो ये हमारे पास कॉलम, पहले पी और क्यू का कॉलम बन जाएगा। अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पी और क्यू की, वो कौन कौन सी हैं? या पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह समझा था कि पी और क्यू की 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ लिख दी। जब पी ट्रू होगा तो हो सकता है कि क्यू फॉल्स हो, इसी तरह जब पी फॉल्स हो तो हो सकता है क्यू ट्रू हो, और कभी कभी पी और क्यू दोनों ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो है इसके आउटकम्स है। इसी के अकॉर्डिंग हमने निगेशन ऑफ क्यू अब ले लेंगे। क्यू के अकॉर्डिंग निगेशन ले लेनी है नॉट क्यू की। ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह अगर क्यू ट्रू है तो निगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा, उसका ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है, तो वो फॉल्स आ जाएगा। अब ये फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगा। ये हमारे 3 कॉलम बन गए। इस तरह निगेशन ऑफ क्यू भी आ गया। जो नेक्स्ट स्टेप है वो पी एंड क्यू का बन जाएगा। पी और क्यू जो है, पी और क्यू को जो है हमने जब टेबल बनाना है तो हमें पता है कि पी और क्यू जब दोनों हमारे पास फॉल्स होते हैं तभी वो फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो इसमें एक ही दफ़ा फॉल्स आएगा। कैसे? जब पी और क्यू दोनों फॉल्स हैं तो ये पी और क्यू में फॉल्स आ गया, बाकी ट्रू हो, ठीक है। अब निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या आएगा, इसका ऑपोजिट आ जाएगा। ऑपोजिट में क्या होगा कि जहाँ ट्रू है फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। ये इस टेबल को, इस कॉलम को देख के हमने ये निगेशन वाला कॉलम बना दिया। अब हमारा जो लास्ट कॉलम बनना है वो इस निगेशन और क्यू के दरमियान बनना है। अब हमने इन 2 कॉलम्स को देखना है, इन 2 कॉलम्स को देखना है, और वाला ऑप्शन है, यानी कि हमने ये निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ क्यू के दरमियान जो है रिलेशन निकालना, ठीक है। तो हम इन दोनों को देखेंगे। अब हमें पता है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ जाता है तो वो ट्रू ही हो। अब देखिए ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया, ये देखें अब एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स आता है। तो इस तरह जो है हमने इसका पार्ट 1 जो फर्स्ट पार्ट है उसका ट्रूथ टेबल बना लिया। बनाना कुछ मुश्किल नहीं है अगर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो हमने इस एक्सरसाइज जो है लॉजिक यूनिट की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई है, अगर आपने वो देख ली है तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का जो है पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है निगेशन, फिर निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी का हमने टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल। इसमें भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं पी क्यू, उसके अलावा फिर हमने निगेशन ऑफ पी लेना है, क्यू लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो है पी और क्यू लेके फिर निगेशन उनकी लेनी, ठीक है। तो इस तरह ट्रूथ टेबल बनाना है। पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख ली सबसे पहले पी और क्यू की। एक तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, और हो सकता है कि दोनों फॉल्स हों। अब इसकी निगेशन इसके ऑपोजिट होती है, नॉट पी नॉट क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नॉट क्यू ले लिया, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू आ गया। इसी तरह पी की निगेशन ले ली हमने, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ओके। यहाँ पे ये कॉलम्स हमारे
सारे बन गए। अब हमने इन दोनों का निगेशंस का Q निगेशन P ले लेना है। Q और P के दरमियान हमने ट्रूथ टेबल बना लेना है कि कैसे होगा। हमें पता है Q और P के दरमियान जब दोनों वैल्यूज़ हमारी फॉल्स होंगी तभी वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब ये देखें, हमें इन टू कॉलम्स को देखना है। Q ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। अब ये दोनों फॉल्स थी, इस वजह से फॉल्स आ गया। यहाँ ट्रू और फॉल्स था तो ट्रू, फॉल्स ट्रू था ट्रू, ट्रू ट्रू होगा तब भी ट्रू ही आएगा। अब हमने इसका निगेशन ले लेना है। निगेशन यानी कि ऑपोजिट ले लेंगे, नॉट ले लेंगे। फॉल्स है तो हमें पता है कि ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, ऑपोजिट ले लेनी है वैल्यू, ठीक है। ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा। इस तरह जो है ये इस पार्ट का भी हमारा ट्रूथ टेबल बन गया, जो कि बहुत ईजी है। हमारी जो बेसिक लॉजिक की कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुश्किल हैं, समझाने मुश्किल हैं, लेकिन क्वेश्चंस करना बहुत ईजी है। अब हमारा पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास यहाँ पे P और Q इम्प्लाइज P एंड Q, इसका ट्रूथ टेबल हमने बना। अब जो पीछे इतनी हमारी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको इम्प्लाई कैसे करना है वो हमने यहाँ पे सीखना है। हमारे पास P और Q दो ही कॉलम बनेंगे। P और Q की हमने पॉसिबिलिटीज़ लिख ली जो कि हमें पहले से ही पता है, और हमें पता है P और Q में जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये वाली लाइन बना ली। अब P एंड Q में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है सारा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया। अब P और Q इम्प्लाइज P एंड Q। अब दोनों को हमने इन दोनों का ले लेना है, रिलेशन हमने निकाल लेना है। इसकी कंडीशनल वैल्यूज़ जो है बाई कंडीशनल जो थी P और Q की, वो वाला जो हमने टेबल बनाया था, बनाना सीखा था, वही है। तो अब इसमें देखें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। अब एक भी अगर फॉल्स आ गया तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स था, एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स आ गया, ठीक है। फॉल्स और फॉल्स था, जब दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा, ओके। दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तब भी ट्रू होगा, और अगर कोई एक भी फॉल्स आ गया है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ये हमारी बाई कंडीशनल की वैल्यू थी। स्टेप 5 पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा था, ठीक है। P implies Q is true only when both statements P and Q are true, और both statements P and Q are false, ठीक है। जब दोनों ट्रू हों और दोनों फॉल्स हों तब वो ट्रू होती है। बाई कंडीशनल में हमने ये पढ़ा था, हमारा स्टेप 5 था, उसमें ट्रूथ टेबल बनाना हमने सीखा था। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, थ्योरी से रिलेटेड है। डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट और मैथमेटिकल प्रूफ के दरमियान में हमने फ़र्क बताना है। गिवन 2 एग्जांपल्स, और 2 एग्जांपल्स भी देनी है, ठीक है। तो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या हमारे पास बन रहा है और मैथमेटिकल प्रूफ की क्या डिफरेंशिएट बन रहा है वो हमने इस तरह लिख लेना है। हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या प्रूफ है, अ सेंटेंस और अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज करेक्ट सो फार सो एज मैथमेटिक्स एंड अदर कंसर्न। इसी तरह मैथमेटिकल प्रूफ है, इन मैथमेटिक्स प्रूफ प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट demonstrating a logical sequence of steps that lead to the final conclusion, ठीक है। इसके जो हैं आपने स्टेटमेंट और प्रूफ की एग्जांपल्स बुक में से जो है आपने लिख लेनी है। 2 एग्जांपल्स जो हैं इसकी, जहाँ पे स्टेटमेंट वाला है ना, आपका टॉपिक है पेज नंबर 148 पे, वहाँ से आपने जो है इसकी एग्जांपल ले लेनी है 148 से, ओके।
पेज नंबर 148 के ऊपर आपकी एग्जाम्पल्स है, वहाँ से देख के आपने लिख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सोम एंड थ्योरम। अब एक्सोम और थ्योरम के दरमियान डिफरेंस बताना है, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, और दोनों की एग्जांपल्स भी देनी है। तो हम जो है अपने कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं एक्सोम और थ्योरम के बारे में। उसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है आपने इस तरह डिफ्रेंशिएट की तरह कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे एक्सोम यहाँ पे थ्योरम का लिख देना है और फिर आगे उसकी आपने एग्जाम्पल दे देनी है। ये देखिए अब क्लियरली नज़र आ रहा होगा आपको कि आपकी ये एग्जाम की है और ये थ्योरम की डेफिनेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ, गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की हमने मैथमेटिकल प्रूफ में वो बतानी है और उसके बाद ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट पेज है वहाँ से ही जो है उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। लॉजिकल रीजनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ एज इट इंश्योर्स दैट कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड इन अ सिस्टमेटिक एंड वैलिड मैनर्स। ये हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, फ्रॉम गिवन अजम्पशंस और एग्जाम्स इट्स eliminates and subjectively allowing mathematical results to be universally accepted and verified। और फिर उसके बाद जो है उसकी एग्जांपल दे दी है। तो ये हमने पहले किया हुआ है कॉन्सेप्ट में, तो इसको दोबारा से डिटेल में नहीं करें। आप इसको जो है समझ सकते हैं हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से, ताकि हमारी जो है ये वीडियो लेंथी ना हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। उसके बाद पहले डेफिनेशन लिख दी और उसके बाद एग्जांपल दे देनी है। और जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिकेट वेदर रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एग्जाम कंजक्चर और अ थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब हमने बताना है जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दी हैं कि ये इसमें से एग्जाम कौन सा है, कंजक्चर कौन सा है और थ्योरम कौन सा है, और इसको एक्सप्लेन भी कर देना। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास है देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। तो हमने ये पहले डिटेल से पढ़ा है कि हमारे पास ये एक एग्जाम है, इट इज़ एन एग्जाम, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, दिस स्टेटमेंट इज़ यूनिवर्सली प्रूव्ड विदाउट प्रूफ एंड फाउंड द फाउंडेशन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है ज्योमेट्री की, और इसको हमने किसी भी प्रूफ के बगैर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसका ये रीजनिंग आ जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास जी, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हमें पता है कि इट इज़ अ कंजक्चर। रीज़न इसकी क्या है, दिस स्टेटमेंट इज़ नोन एज गोल्डफिश कंजक्चर, इट हैज़ बीन वेरीफाइड फॉर मैनी नंबर्स। बहुत सारे नंबर से हम इसको प्रूव कर चुके हैं, बट हैज़ नॉट बीन प्रूवन और डिसप्रूवन। ना तो ये प्रूव हुआ है और ना ही डिसप्रूव हुआ है फॉर ऑल केसेस, तमाम केसेस के लिए, इसलिए ये एक कंजक्चर है। थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180। इट इज़ अ थ्योरम, हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है ये थ्योरम के सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो ये थ्योरम है, उसकी रीज़न क्या है, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रूवन बेस्ड ऑन द एक्सॉम्स ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट इज लॉजिकली डिड्यूस्ड एंड प्रूवन यूजिंग प्रीवियस एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट, एग्जाम्स एंड रूल्स ऑफ लॉजिक। तो इस तरह जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने इसकी रीजनिंग भी बता दी और इसका सॉल्यूशन भी बता दी। क्वेश्चन नंबर 8 है फार्मूलेट
फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए वो कह रहे हैं प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 और जो राइट हैंड साइड है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। अब हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर देना है, तो दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास x माइनस 4 होल स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। ठीक है, और प्लस 9 यहाँ पे आ गए और दूसरी साइड पे ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 4 2 ज़ार 8x प्लस 9 और जो दूसरी साइड है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया 16 प्लस 9 तो हमारे पास आ गया 25 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो। सेकंड पार्ट है प्रूव दैट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह माइनस का फार्मूला लगा के बिग ब्रैकेट लगा देंगे और इसको भी ओपन कर देंगे, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 2x आ गया। ठीक है, फार्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारे पास 2x रह गया, ये भी 2x प्लस 2x आ जाएगा 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह जो है सिंपली हम इस तरह करते हैं, उन्होंने हमें कहा है कि आपने सिंपल डिडक्टिव प्रूफ पहले करके दिखानी है कि वो कैसे होती है, तो वो हम इस तरह सिंपली जो क्वेश्चंस करते हैं वो कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। इसको भी फार्मूले को ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस इसका भी ब्रैकेट के अंदर, फिर ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस 25 माइनस 25 से प्लस 10x प्लस 10x आ जाएगा 20x। तो 20x इज इक्वल टू 20x, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब हमने जो क्वेश्चन दिए हैं इसके हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है कि जो है ये जो आप स्टेप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हर स्टेप को जस्टिफाई करना है हमने। हमारा ए पार्ट है 4 प्लस 16x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x। अब हमने इस साइड को पहले सॉल्व कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है, लेकिन हमने हर स्टेप को जस्टिफाई करते हुए। अब देखिए हमारे पास एक स्टेप होता है कि हमने इधर से हमने जो है यहाँ से 4 प्लस 16 को अगर हम इधर कर दें, यहाँ पे 1/4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 1/b, अगर हमारे पास a ओवर b हो तो हम इसको 1/b मल्टीप्लाई a की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में हम 1/4, अब 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे जो हमने स्टेप किया है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का किया है। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती।
ठीक है। यहाँ से फिर हमने 4 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 4 इधर भी है हमारे पास। तो हमने 4 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 + 4x रह गया। ये हमारे पास रूल बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इस तरह का स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद 1/4, 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 + 4x रह गया। तो ये एसोसिएटिव लॉ बन गया। एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हुए हमने 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1 रह गया और 1 + 4x। तो अब हमने जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4x ही रह जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो इस तरह जो है लेफ़्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, और हमने अकॉर्डिंग टू उनके क्वेश्चन हमने उसको जस्टिफाई भी कर दिया हर स्टेप को कि हमने किस तरह इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट, जिसमें 6x² + 18x / 3x² - 27 = 2x / x - 3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हर स्टेप को जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 6x² था तो हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया। x² था तो x × x कर दिया। 18 के भी फैक्टर्स निकाल लिए, 6 × 3, 6 3 = 18 और x आ गया। नीचे भी 3x² - 27 के फैक्टर्स लिख दिए, 3 × 9। और इसको जस्टिफाई हमने कर दिया, फैक्टराइज द टर्म ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने फैक्टराइज किया है इन टर्म्स को, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद हमारे पास रह गए 6x इंटू, जब कॉमन ले लिया हमने 6x ऊपर से कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x + 3, और नीचे से जब हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x² - 9। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखें हमारे पास 6x था तो हमने इसके फैक्टराइज कर लिया दोबारा से, 3 × 2 आ गया 6 की जगह पे, और यहाँ पे भी हमने नीचे वाली जो वैल्यू है उसमें x² - 3 का स्क्वायर ले लिया। अब देखिए फैक्टराइज द नोमिनेटर एंड यूज़ a × a = a² इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, हमारे पास x² था तो हमने उसको क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। यानी कि अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 से कैंसिल हो गया, x + 3, एक दफ़ा x + 3 आ गया, एक दफ़ा x - 3 आ गया। a² - b² को हम किस तरह लिख सकते हैं, a + 3 और a - 3 की फॉर्म में। a हमारे पास x था और b हमारे पास 3 था। तो अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो 2x / x - 3 रह गई। अब जो हमने इसको किया है, यहाँ पे जो स्टेप किया है वो क्या किया है, यूज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई इन नोमिनेटर एंड यूज a² - b² = a + b × a - b। हमने नीचे वाले में क्या किया था, ये फार्मूला यूज़ करके किया था, और ऊपर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया था। हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो 1 × 2x / x - 3। ठीक है, अब हमें पता है a/a = 1 डिवीजन प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो अब बुक में जो है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट है, जो कि रॉन्ग है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह जो है इसका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 9, उसका पार्ट 3 है हमारे पास, x² + 7x + 10 x² - 3x - 9 = x + 5 / x - 5। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना है। 7x को ब्रेक करके हमने इस तरह लिखा कि मल्टीप्लाई करने पे जो 10 आए और ऐड करने पे हमारे पास 7x आ जाए। तो ये इसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास बन गया x² + 5x + 2x + 10 और x² - 5x + 2x - 10 नीचे भी बन गया। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद हमने इसके कैसे फैक्टर्स बन गए, यहाँ से जब हमने कॉमन लिया x तो हमारे पास बच गया x + 5, और यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बन गया x + 5। ठीक है, 2 × 5 = 10, x + 5 बन जाएगा।
और नीचे भी इसी तरह जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब x+5 है और नीचे x-5 है और x+2 और वो है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/x+2 कर दिया, ये वाला x+2, ठीक है, और ये x+2 इधर ले आए, इसको इससे कैंसिल कर दिया और x+5 और x-5 वैसे ही रहने। यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया कि जब हमारे पास a/b की फॉर्म में कोई वैल्यू होती है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं a × 1/b, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये स्टेप किया। अब ये इससे कैंसिल हो गए तो 1 रह गया इंटू x+5/x-5, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जब इन्वर्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x+5/x-5 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो हैंस प्रूव, हम कह देंगे कि हमने प्रूव कर दिया। ये सारे स्टेप्स को जो है हमने जस्टिफाई भी किया है साथ के साथ, और इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस जो है चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं और फिर अच्छी तरह याद भी रहती हैं। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जी हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज 8 है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज x इज़ एन इंटीगर देन x इज़ ऑड, x एक इंटीगर है और वो ऑड है, देन 9x+4 इज़ ऑड। अब आप प्रूव करें कि जो 9x+4 है वो भी ऑड है। अब इसका प्रूफ क्या है, सपोज x इज़ ऑड, अगर वो ऑड हो तो हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो 2n+1 है, ठीक है। जब भी हमने किसी ऑड वैल्यू को साबित करना होता है कि ये ऑड है तो उसके लिए फार्मूला समझ लें या कुछ भी समझ लें तो हम उसको लिखते हैं 2n+1, x इज इक्वल टू 2n+1, n बिलोंग्स टू z, इंटीगर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब 9x+4 है हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है, इसको प्रूव करना है कि ये ऑड है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि 2 स्टार्ट में हो और n+1 की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हो। अब 2 जो है हमारे पास 9x था ना, तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है 2n+1 की फॉर्म में। अब हमारे पास जो वैल्यू है, अब यहाँ पे जो हमारे पास 9x+4 की जो वैल्यू दी गई है, इसमें x की जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है 2n+1, यानी कि 9 लिखा, x की जगह पे लिख दिया हमने 2n+1 और +4 लिख दिया। अब हमें पता है मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जार 18n प्लस 9 + 4, 9 + 4 आ गया 13, 18n + 13। अब देखिए ये वही सेम फॉर्म है, जब हमारे पास x ऑड होता है तो वैल्यू हम लिखते हैं 2n+1 में, तो इसमें भी जब हमारे पास जो है 18n प्लस समथिंग है तो इसका मतलब है कि ये भी ऑड है। जब n की फॉर्म में आ जाए, कोई भी वैल्यू जब हम उसके सॉल्व करें n की फॉर्म में आ जाए और साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो तो हम कह देते हैं कि ये ऑड वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह हमने हैज़ टू n बिलोंग्स टू z इज ऑड, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक ऑड वैल्यू है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज x इज एन इंटीगर इफ x इज ऑड, अगर x ऑड है देन 7x+5 इज इवन। वो कह रहे हैं कि अगर x ऑड है तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो इवन होगा, ये आपने प्रूव करना। x की वैल्यू जो जब ऑड होगा x तो हमें सॉल्व कर लेते हैं। एज x इज ऑड, जब x ऑड होगा तो x की वैल्यू होगी 2n+1, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। अब हमें जो वैल्यू दी है 7x+5, उसमें x की वैल्यू पहले पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट की 7 2 ज़ा 14 n प्लस 7 + 5। अब देखिए 7 + 5 क्या आ गया 12, यहाँ पे आ जाएगा अब हमारे पास वैल्यू आ गई 14n + 12, ठीक है। अब n बिलोंग्स टू z, हमें पता है कि z, अब हम इसमें पुट करके देखते हैं। जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 14 0 क्या आ जाएगा 0 + 12, तो क्या आंसर आ जाएगा 12। 12 एक इवन नंबर है,
इसी तरह अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 26, ये भी इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू z एंड 14n प्लस 12 इज एन इवन नंबर। ठीक है, इसी तरह जब हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमारे पास 18n प्लस 13 था। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ऑड नंबर आया था, जब हम इसको ऐड करते हैं n की वैल्यू 0 रख के हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा प्लस 13। आंसर क्या आ जाएगा 13। 13 एक और नंबर है। इसी तरह अगर 1 रखेंगे तो 18 प्लस 13 करके देख लेते हैं, 8 9 10 11, ठीक है, और 31 बन जाएगा, तो वो भी एक और नंबर है। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो और नंबर आएगा। और जो सेकंड पार्ट है इसका जो है, जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इवन नंबर आ जाएगी। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं आपने इसको प्रूव करना है। अब फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है इफ एक्स इज एन ऑड, अगर एक्स ऑड है, इंटीगर है, देन शो डैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। अब उन्होंने हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, वो कह रहे हैं ये भी बताएं कि अगर x ऑड है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ऑड ही हो। इसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम x की वैल्यू 2n प्लस 1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या ऑड वैल्यू आंसर में आती है या इवन आता है। तो सिंस x इज ऑड, जब x ऑड हो तो हमने ये स्टेटमेंट लिखी, x की वैल्यू हमने 2n प्लस 1 पुट कर दी, माइनस 4x प्लस 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, इसको ओपन किया जब, ठीक है, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 तो हमारे पास ये आ गया, प्लस 6 कर देंगे। इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉल्व, ये प्लस 1, 6 माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा 3, ठीक है, और 8n प्लस 4n कितना आ जाएगा हमारे पास 4n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 4n आ जाएगा, माइनस 4n। तो n बिलोंग्स टू z। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हमारे पास ऑड वैल्यू आती है। जब हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं ना तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, प्लस 3 हमारे पास रह गया। तो 3 क्या है, ऑड वैल्यू है। जब 1 पुट करेंगे इस तरह फिर भी हमारे पास ऑड वैल्यू ही आंसर में आएगी। तो इस सोल्यूशन में जब हमने x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो ऑड आ गया। तो यही हम इस तरह लिख देंगे, एक्स के माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड फॉर n बिलोंग्स टू z। सेकेंड पार्ट है इफ x इज एन इवन इंटीगर, अगर x इवन इंटीगर है देन शो डैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन। अब इवन इंटीगर उन्होंने कहा है तो x इज इक्वल टू 2n पुट करेंगे, ये इसका फार्मूला है। जब भी हमारे पास इवन इंटीगर की बात होगी x की वैल्यू 2n आ जाएगी, ठीक है। एज एक्स इज एन इवन इंटीगर तो हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2n पुट किया, यहाँ पे भी इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 और ये, यानी कि ये हमारे पास 2 है और ये n है, तो उसी फॉर्म में हमारा आंसर आया। तो हम इसको कह देंगे कि ये इवन है, हैंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन इफ x इज इवन। अब क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। अब हमने प्रूव करना है इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। अब जब कंप्लीमेंट होता है तो हमने X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, वो कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो हमने ये कह दिया X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इसका मतलब है कि X ना तो A से बिलोंग करता है ना ही B से बिलोंग करता है, ठीक है। वो किससे बिलोंग करता है, X बिलोंग करता है A कंप्लीमेंट से और X बिलोंग करता है B कंप्लीमेंट से। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि X जो है वो बिलोंग करता है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट से, ठीक है।
क्योंकि वो ए कम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा था और बी कम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा था और दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे, ठीक है। तो उनका यूनियन से ये बिलोंग कर रहा था हमारा जो एक्स है। तो यहाँ पे एक्स लिख लें या एन लिख लें, अगर स्टार्ट में एक्स लिया है तो आगे भी एक्स ही लेंगे। तो इस तरह जो है हमने ये यहाँ पे ये प्रूव किया है कि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, ठीक है। ये उससे बिलोंग करता है, उसका सबसेट है। कन्वर्सली हम उसको क्या प्रूव करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट से, तो हम कहेंगे कि एक्स बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट से और बी कम्प्लीमेंट से, और वो बिलोंग नहीं करता किससे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। अगर ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो ए से नहीं करता, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है वो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, आइदर एक्स इज लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये रियल नंबर्स हैं और एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन है वाई स्क्वायर से और एक्स छोटा है वाई से। और फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट कह दिया। सिंस हम इससे साबित कर सकते हैं कि एक्स और वाई जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये है तो ग्रेटर देन ज़ीरो क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि एक्स और वाई ग्रेटर देन ज़ीरो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये पहले स्क्वायर लिया फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी एक्स इज लेस देन वाई। सो हमने प्रूव कर दिया कि जो है इट इज़ प्रूव दैट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज लेस देन वाई। तो ये प्रूव हो, हमने ये जो इक्वेशन 1 थी इसका स्क्वायर रूट लिया। इक्वेशन 1 हमें दी थी एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, हमने इसका, और हमें इससे अंदाज़ा हो गया था कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर रूट लेके ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसी से हमने प्रूव कर दिया कि ये पॉजिटिव है और एक्स लेस देन वाई। अब जी हमारे पास है प्रूव दैट द सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एक ट्राइंगल के जो एंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं, वो हमने प्रूव करना है, सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स। अब हमने गिवन हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है ABC और हमने प्रूव क्या करना है, उसके एंगल्स जो है वो 180 के इक्वल है, यानी कि एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अगर हमारे पास इस तरह की एक ट्राइंगल हो तो उसके ये जो एंगल्स होते हैं इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ड्रा अ लाइन LM। तो हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे LM थ्रू C, जो कि C में से पास हो रही है और पैरेलल है AB के। इस AB के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है जो C में से गुजर रही है। राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 शो इन द फिगर। तो ये फिगर में नज़र आ रही है, ये एंगल 1 और एंगल 2 भी हमने ड्रॉ कर लिया। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि एंगल A जो है इज इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल A एंगल 1 अकॉर्डिंग टू डायग्राम, एंगल A ये देखें, ये एंगल A किसके, ये इसका इंटीरियर एंगल्स क्या है, अल्टरनेटिव एंगल 1 1, ठीक है। इसी तरह जो होगा एंगल B होगा वो एंगल 2 के अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स है एंगल A इज इक्वल टू
मेजरमेंट एंगल 1 और एंगल बी जो है वो मेजरमेंट एंगल 2 के अल्टरनेट एंगल्स है। अब मेजरमेंट एंगल 1 और प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी ए प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो ए के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ए लिख दिया, और बी सी ए जो है वो बी के इक्वल है, और सी एंगल 2 जो है वो सी के इक्वल है, तो इसलिए हमने उसकी जगह पे वो लिख दिया। एंगल्स ऑफ स्ट्रेट फॉर्म 1 एंड 2, यहाँ से हमने 1 और 2 से जो है ये एंगल्स निकालिए इज इक्वल टू 180 आ गया। ठीक है, सो इट इज प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो बहुत सिंपल सा प्रूव था कि एंगल ए जो है वो 1 के अल्टरनेट है और एंगल बी एंगल 2 के अल्टरनेट है। तो हमने क्योंकि इसका सम लेना है, तीनों का सम मालूम करना है, तो 1 और बी सी ए, ये देखें ये बी सी और ए, बी सी ए जो है, और प्लस हमारे पास था एंगल 2, और एंगल 2 को जब प्लस करेंगे तो ये 180 के इक्वल आ जाएगा। एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हमारे पास आ जाएंगे कि स्ट्रेट लाइन के ये एंगल्स हैं, इसलिए हमने बी सी ए लिया था। तो इस तरह जो है हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 8 का, उसके बाद जो है हमारा यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स प्रूव डैट। हमने ये प्रूव करना है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ठीक है, और फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी। हमने इसको प्रूव करना है कि इसके इक्वल है, और फिर जो है उसका साथ साथ हमने जस्टिफाई भी करते रहना है कि कैसे हमने इसको प्रूव किया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन दे दी गई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ए ओवर बी और सी ओवर डी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बी डी से, क्योंकि यहाँ पे हमें डी चाहिए ऊपर, ठीक है, और इधर भी जो है हमें बी चाहिए, तो हम इसको बी डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम ले लिया ना बी और डी का, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स, ठीक है। अब देखिए ए ओवर बी इंटू 1 इंटू बी डी इज इक्वल टू सी ओवर डी इंटू 1 बी डी। 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आइडेंटिटी का रूल है। अब हमने क्योंकि इसको अरेंज करके लिखना था इस तरह कि जो ए है उसको साइड पे ले आए और 1 ओवर बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बी, ठीक है, 1 ओवर बी इंटू बी। वैसे तो हम सिंपली क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बी को बी से कैंसिल कर दिया, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूफ भी देना है, रीजनिंग भी देनी है, स्टेप बाय स्टेप बताना भी है कि ये स्टेप्स कैसे पॉसिबल होते हैं। तो उन स्टेप्स को पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम आपको, अगर हमने कहीं 1 भी लिखा है ना, जो हम कह देते हैं कि हमने 1 कॉमन ले लिया, तो उसको भी हमने यहाँ पे स्टेप में प्रूव करके बताना है कि वो 1 भी कहाँ से हमने लिखा है। दोनों साइड पे लगाया ताकि हमारी जो है इक्वेशन अनबैलेंस ना हो। अब यहाँ पे 1 ओवर बी इंटू बी आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था ना बी, और डी हमारा बाहर चला गया। अब हम बी को बी से कैंसिल कर सकते हैं, तब हमारे पास ए इंटू 1 इंटू डी की वैल्यू रह जाएगी। अब यहाँ पे भी सी इंटू 1 ओवर हमारे पास डी है इंटू डी, इसी तरह यहाँ पे डी कैंसिल करना था ना हमने, तो हमने डी को यहाँ पे ले आए और बी को बाहर रख दिया। डी डी से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया सी इंटू 1 इंटू बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का रूल हमने लगा दिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को 1 से और डी को भी 1 से, तो ए डी आ जाएगा, यहाँ पे सी भी आ जाएगा। ये देखें ए डी इज इक्वल टू बी सी। कन्वर्सली भी अब हम प्रूव करेंगे इसको कि अगर हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, अब राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास आ गया ए डी इज इक्वल टू बी सी। कन्वर्सली इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे हमने प्रूव किया, अब हमने इसको ए डी से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी ए डी से और यहाँ पे बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको हमने
ए और डी के साथ और इसको बी और सी के साथ मल्टीप्लाई किया। ए को 1/b से और डी को 1/d से। यहाँ पे हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, c/d आ गया। ठीक है, बी से कैंसिल हो जाएगा, डी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a/b इंटू 1 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c/d। ठीक है, a/b इज इक्वल टू c/d। तो हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें पता है कि AD/BC आ जाएगा। हमने इसको कन्वर्सली भी प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह जो है इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 है जी a/b इंटू c/d इज इक्वल टू ac/b। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a/b इंटू c/d। ठीक है, अब इसमें हमने a को साइड पे लिखा इंटू 1/b और फिर मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने 1/d को साइड पे किया, c इधर लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a को c से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1/b और 1/c एक साइड पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया। ठीक है, a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 1 को 1 से और b को d से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन गई हमारी, यानी कि ac/bd आ गया हमारे पास। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के प्रूव हो गया। इस पर पार्ट सी है, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। a/b प्लस c/b, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस c/d। a प्लस c/b है यहाँ पे, ठीक है, b, इसमें d नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a/b प्लस c/b, यहाँ पे p है, ठीक है, a इंटू 1/b प्लस c इंटू 1/b एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे a प्लस सी इंटू 1/b आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस c/b आ जाएगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो इस तरह जो है हमारा यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।